नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास जी, जो कि हिसार से हैं, जिन्होंने अपने लेखन से और पिक्चर के बनाने से पूरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। आज इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर बॉलीवुड का क्या महत्व है, किस तरीके की पिक्चरें किस तरीके का नया भारत बना सकती हैं। आज हम ये सब बातें इनसे समझेंगे। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पब्लिक वॉइस K2 के चैनल पर। जी, धन्यवाद। विकास जी, आज आपसे हम समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक लेखन जो बहुत महत्वपूर्ण होता है पिक्चर के लिए भी कहें, और आज पिक्चर के माध्यम से युवाओं को दशा और दिशा देने का काम बॉलीवुड कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके की पिक्चर देखते हैं उस तरीके का समाज बनाने की कोशिश हो जाती है। क्या लगता है आपको कि भारत का युवा इसमें कितनी भूमिका निभाएगा? क्या बॉलीवुड से कुछ सीखकर बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा? मोहित जी, पहली चीज तो ये है कि सिनेमा समाज का ही प्रतिरूप है और समाज सिनेमा का प्रतिरूप है। ऐसा है कि किन्हीं कहानियों से हम प्रेरणा पाकर कोई फिल्म बनाते हैं और वो कहानी फिल्म के रूप में आकर बहुत सारे बड़े समाज को, एक बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करती है और वो अपना जो मैसेज देना चाहती है वो बहुत दूर तक और अनंत काल तक वो चलता है। उस पे कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ऐसे में एक जो समस्या हमारे सामने आ रही है वो ये है कि जैसे ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का हमारे यहाँ पे आना हुआ, हिंदुस्तान में आना हुआ, तो उनके कंटेंट से मुकाबला करने के लिए हमारे हिंदुस्तान के OTTs भी बहुत सारे आए हैं और उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना अपना लक्ष्य रखा। देखो, समाज को अच्छी फिल्में बहुत लंबी दूर तक एक सही दिशा दे सकती हैं। आप रोटी कपड़ा और मकान को देखेंगे, गाइड जैसी फिल्मों को देखेंगे, एक अधूरी सी कहानी है, एक वो राज कपूर साहब की जागते रहो, वो एक रात की कहानी है, और गुरुदत्त साहब की प्यासा फिल्म है। ये कुछ ऐसी फिल्म है जो समाज की कहानियां समाज को ही बताती हैं और जीवन में किस किस तरीके के थ्रेट्स आते हैं, क्या क्या हर्डल्स आती हैं और उन हर्डल्स से हम कैसे पार पा सकते हैं। समाज सीखे किसी चीज से और उन फिल्मों की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। अब अगर हम सुभाष घई साहब की फिल्मों को उठा के देखेंगे, आप कर्मा देख लीजिए या आप राम लखन देख लीजिए, प्रदेश देख लीजिए, उनमें है ना समाज को और संस्कृति को कस के पकड़ा हुआ है उन फिल्मों ने। और वो एक ऐसा नया सिनेरियो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो हम समाज में पॉजिटिव संदेश के साथ समाज में चल रही जो कुरीतियां हैं, समाज में जो अविश्वास चल रहे हैं, उन चीजों को पार पाने के लिए किस तरीके से हम स्ट्रगल करें, हम संघर्ष करें और आगे आएं, तो इस तरीके का संदेश दिया जाता था। अब हम अगर हम थोड़े पुराने दौर में चल के देखें तो देखो, पुरानी फिल्मों में होता क्या था, रोल मॉडल जो होते थे वो हीरो होता था। आप धर्मेंद्र साहब को उठा के देख लीजिए, अमिताभ बच्चन को उठा के देख लीजिए या विनोद खन्ना साहब को उठा के देख लीजिए, उनको देख के लगता था कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। वो पढ़ाई में अच्छे होते थे, संस्कारी होते थे, परिवार को साथ रखने वाले होते थे, समाज के बारे में सोचने वाले होते थे। उनमें हीरो की एक छवि आती थी और जिसको देख के हम सोचते थे कि हम इसको अपने जीवन में ढालते हैं और वैसा वैसा बनने की कोशिश करते थे। और ऐसी बहुत सारी आपको रियल लाइफ में कहानियां मिल जाएंगी कि लोगों ने फिल्मों से प्रेरणा पाके अपने जीवन को और समाज को सुधारा है। इसके विपरीत हम दूसरी दिशा में देखें, आजकल जो आ रहा है OTT पे खासकर, उन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल लॉ का बेनिफिट उठा के, इंटरनेशनली कुछ कानून होते हैं वो आपकी देश से अलग होते हैं और उन कानूनों की आड़ में कि जैसे ट्रीटी एक संस्था बनाई जो यूरोप के कंटेंट को प्रमोट करती है और जितने भी कॉपीराइट है या फिर जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की और प्रसारण की जितनी भी वो परिधि हैं, वो सारी सीमाएं वहां से शुरू होती, वो निर्धारित करते हैं कि वर्ल्ड वाइड हम क्या दिखाने वाले हैं और वहां पे हमारे हिंदुस्तान के कानून कहीं नहीं खड़े हो सकते क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करके और अनाप शनाप तरीके का कंटेंट बाजार में उतारा। अब उसके ड्रॉबैक क्या रहे? वो ड्रॉबैक ये रहे कि हमारा समाज है ना, जिन जो कहानियां प्रेरणा दे सकती थी उन कहानियों को हम कहीं
भूल गए हैं। वो कहानी हमें आसपास कहीं दिखाई नहीं देती। हमें अश्लीलता दिखाई देती है, बिखराव दिखाई देता है, क्राइम दिखाई देता है, लूट खसोट दिखाई देती है, लालच दिखाई देता है। और ये धीरे-धीरे प्रेरणा का एक इसी तरीके की प्रेरणा होती है। अभी रिसेंटली मेरे सामने एक वाकया आया कि मनी हाइस्ट दुनिया की अच्छी खासी पॉपुलर एक वेब सीरीज थी, और कोई थी गैंग, और उन्होंने मनी हाइस्ट को देख देख कर प्लान बनाया। होता है कि भी बैंक फिल्मों से कहानियां अडेप्ट करके वैसी वैसी प्लानिंग करके वो चोरी करते हैं। हुआ क्या कि भी उन्होंने 6 महीने प्लानिंग की। 6 महीने प्लानिंग करके जब वो राजस्थान में किसी जगह पे लूट मार के लिए गए, तो वहां पे धरे पकड़े गए। तो एक को 7 साल के लिए मिली है, एक को 10 साल के लिए मिली है, एक शायद 12 या 13 साल के लिए गया है। अब सोचने वाली बात है, एक तो दशा और दिशा ये होती थी, रोटी कपड़ा और मकान में हम संघर्ष करते थे, अपने आदर्शों पे रहते थे, समाज को एक अच्छा संदेश और पारिवारिक कहानियां कहते थे। और एक ये संदेश है कि भी हम युवाओं को क्राइम की तरफ धकेल रहे हैं, अश्लीलता की तरफ धकेल रहे हैं, और सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। देखिए, अच्छी फिल्में हमेशा सराही गई है। आप वो कहीं की फिल्म हो, आप ये मत समझिएगा कि पुरानी फिल्मों में, नई फिल्मों में बाहुबली एक माइलस्टोन है। उसमें आपको कहीं कोई अश्लीलता भी नहीं दिखेगी, संस्कार भी दिखेंगे, आपको संस्कृति भी दिखेगी, आपको देश भी दिखेगा, आपको समाज भी दिखेगा, और वह कर्तव्य परायणता भी दिखेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल पुरानी फिल्में हैं, नई फिल्में बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको अच्छा संदेश दे सकती हैं। अभी रिसेंटली की मैं बात करूं, असुर एक ओटीटी पे आई थी, वूट पे आई थी, असुर, असुर 1। तो मैंने वो देखी। उस वेब सीरीज में कहीं कोई गाली गलौच नहीं, देखा जाए तो पूरी वेब सीरीज में कोई एक सिंगल गाली भी नहीं है। जबकि आप ऐसा लग रहा है कि भी ओटीटी पे जो कंटेंट आ रहा है वो केवल गालियां देने के लिए बनाया जाता है। इवन रीजनल ओटीटी की बात करें तो मेरे एक मित्र हैं हरिओम कौशिक जी, ट्रिपल आर, सांड की आंख और गुंजन सक्सेना, इन फिल्मों के कास्टिंग डायरेक्टर वो रहे हैं। तो उनके पास किसी ओटीटी का कॉल आता है, वो कहता है आपके एरिया में भाई साहब गालियां कौन सी दी जाती है, कुछ नई गालियां बताइए। अब हम क्या दे रहे हैं? देखो, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। हमारी जनरेशन के लिए जो नई जनरेशन है वो अश्लीलता को इतना कैजुअली ले रही है कि वो फैमिली के सामने भी वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सेंसरशिप इनके ऊपर लागू नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं हमारे हाथ जाते हैं। जी, तो ये है ना, जो सकारात्मक मैसेज जाने थे, सोसाइटी को बूस्ट करने के, डेवलप करने के जो संदेश जाने थे फिल्मों से, वो जाने की बजाय हम अश्लीलता में और क्राइम में जा रहे हैं। वैसा वैसा कंटेंट हमारे सामने। आपको लगता है कि जो ये अब अश्लीलता वाला कंटेंट युवा देख रहा है, कहीं ना कहीं जो, अगर हम बात करें, अभी देश के अंदर लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, अभी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं उनका विजन भी है कि विकसित भारत हो, तो क्या आपको लगता है कि 2047 तक अगर भारत विकसित भी हो गया, तो क्या भारत के अंदर जो युवाओं की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी संख्या है, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं शिथिल हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अश्लील कंटेंट देख के उसी में फंसे रह जाएंगे? देखिए, मैं एक छोटी सी, और मैं अपने, मेरा परिचय भी है वो थोड़ा सा, और मेरा खुद का एक अनुभव भी है। मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है मैंने। तो वहां पे जो मास्टर कर रहे हैं बच्चे, बैचलर कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ मैं थोड़ा ज्यादा घुल मिल के बातें करता हूँ, पता चले कि भी उनकी मानसिकता कहाँ तक पहुंच रही है, क्या सोच रहे हैं। अब हम थोड़े पुराने दौर में चलते हैं, अपने मम्मी पापा के, चाचा ताऊ के दौर में अगर चलें, तो उन लोगों में कैपेबिलिटी होती थी कि 10वीं पास करते ही, +2 पास करते ही वो अपने आप को इतना लायक बना लेते थे कि भी घर का गुजारा बसारा वो आसानी से कर सकते थे, समाज में भी अपना कंट्रीब्यूशन देते थे, और अपने परिवार को भी संभालते थे। उनका फ्यूचर ठीक ठाक गया है, और उन्हीं की बदौलत हम हैं, आप हैं, मैं हूं, और बहुत सारा समाज है। अब दूसरे एंगल से देखते हैं तो जो नई पीढ़ी है, जो यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में है, अब वो कहने को डिग्री हो गई उनके पास, बैचलर डिग्री आ गई, मास्टर डिग्री आ गई, और मैं उनसे ये पूछूं कि भी पहली चीज तो वही मेरे से पूछते हैं बहुत बार कि सर मास्टर तो हो गई है, अब क्या करें? अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भी 10वीं पास करने वाले अपनी जिंदगी का रास्ता ढूंढ चुके,
और मास्टर करने वाला ये पूछ रहा है कि सर अब आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो इस यूथ को किसी दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, जो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। अब ये तो था वो जो सामने से पूछते हैं। अब अगर मैं किसी स्टूडेंट को ये कहूँ कि भी एक अ, आपने मास्टर कर ली है, आगे का क्या प्लान है? तो वो कहते हैं सर मैंने कहा कहाँ जॉब करना चाहोगे या क्या काम करना चाहोगे? तो कहते हैं सर वो तो प्रोफ़ेशन देखेंगे, वो प्रोफ़ेशन होगा वैसा हम सीख लेंगे। अब सोचने की बात है, तो बैचलर और मास्टर जब तक आपने की तो आपने सीखा क्या फिर? आप सीख क्या रहे थे अगर आपको यही नहीं पता कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आप किस फील्ड में जाना चाहोगे? आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो या आप एक लिटरेचर लिखने वाले हो, पोएट हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो आप? अगर आपको मास्टर करने के बाद भी नहीं पता है तो ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत नकारात्मकता भरा संदेश है। तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो 40 में या 47 के बाद या विकसित भारत जो जैसा आप कह रहे हैं, अगर वैसा कुछ हो जाता है तो ये सबसे बड़ा लेख जो हमारे सामने आएगा ये गैप का आएगा, जो इंटेलेक्चुअल गैप जो आ रहा है कि 10वीं के बच्चे में ऐसी मानसिकता होती थी कि वो समाज में अपने आप को स्थापित कर सकता था और मास्टर करने वाले बच्चे के दिमाग में ऐसी स्थायित्व क्यों नहीं है? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है और जो आने वाले समय में वो गैप बढ़ता चला जाएगा क्योंकि नई जो पीढ़ी है वो सबसे पहली जो मोटी कमी है वो लिखना छोड़ दिया है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं रहेगा। आप सोचते हो कि आप वीडियो देख के आप बहुत सारा सीख गए। मैं गारंटी देता हूँ आप 1 घंटे का वीडियो देखिए और उसमें से जब मैं 1 घंटे का वीडियो देख लिया, आपने सीख लिया, अब इसको एक साइड रख दीजिए, जो देखा है वो आप लिखिए। तो आप 5 मिनट से ज़्यादा लिख नहीं पाओगे। यानी कि आउटपुट जो है वो 5% भी नहीं है देखा जाए तो वो हम एक वहम में डाल लेते हैं कि भी हमने बहुत कुछ जान लिया लेकिन हम गहराई में नहीं उतर पाए, ठहर नहीं पाए और स्थायित्व हमारे ज्ञान में आया ही नहीं। ज्ञान में स्थायित्व की कमी हमारे आने वाली पीढ़ी को खराब कर रही है और ये कमी सिर्फ पढ़ाई की कमी से आई है। पढ़ना, किताब से पढ़ना और उसको लिख के याद करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप वीडियो देख के ज्ञान इकट्ठा नहीं कर सकते। केवल वीडियो देख के ज्ञान इकट्ठा नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तभी हमें लगेगा कि हाँ हमने क्या सीखा है, क्या खोया है। तो जैसे अभी आपने बताया कि जैसे बॉलीवुड के ऊपर सेंसर है लेकिन वो वहां से भी थोड़ी बहुत अश्लीलता तो आती है समाज के अंदर, ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी अश्लीलता आ रही है, वहां पे आपने बताया कि सेंसर इतना काम नहीं कर पाता, लेकिन जो रीजनल है कम से कम उनकी तो जिम्मेदारी बन सकती है कि वो अपने आसपास जो कंटेंट बना रहे हैं। आपने देखा होगा अभी यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स चलते हैं, यूट्यूब के ऊपर ऐसे ऐसे चैनल हैं जो मतलब इतनी अश्लीलता परोस दे रहे हैं केवल और केवल अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। उन्हें ये नहीं पता कि वो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसों के लिए क्या कहना है आप? देखिए मैं एक सीधी सी बात कहूंगा कि अगर हमारा कल अच्छा नहीं था तो हमारा आज भी अच्छा नहीं है। अगर हमारा कल अच्छा था जिसकी बदौलत हम आज थोड़ा सुख चैन की सांस ले पा रहे हैं, वो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारियां हैं। देखिए पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे बुजुर्गों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे त्योहार, हमारे ट्रेडिशन, उन सब के। अभी रिसेंटली मेरे सामने वो आया कि फॉरेन की जब कंपनियां यहाँ पे हिंदुस्तान में आई तब हम दबा के घी खा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि भी घी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये है, आपको सीड ऑयल खाना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल खाना चाहिए। और अब नए रिसर्च ये निकल के आ रहे हैं सीड ऑयल बहुत ज्यादा खतरनाक है मुकाबले घी के। और अब नया ट्रेंड चला है, हॉलीवुड में भी है, बॉलीवुड में भी है, कॉफी में घी डाल के पीते हैं लोग। तो अब सोचने की बात है कि और अभी एल्कलाइन वाटर भी एक ट्रेंड में आ रहा है, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए। एल्कलाइन वाटर में थोड़ा सा डस्ट मिला होता है, मिट्टी के पार्ट होते हैं। अब अगर मिट्टी के पार्ट ही पीने थे तो हम मटके का पानी पी न रहे थे पहले। अभी डॉक्टर ये कह रहे हैं आप बेड छोड़ दीजिए, आप तख्त भी छोड़ दीजिए, आप है ना
जो अपने हरियाणा में खासकर एक ट्रेंड है कि बाण बट होते हैं चारपाई के, प्लास्टिक की चारपाई नहीं, बाण हाँ, होते थे जो रस्सी से बनते थे। वो आपके बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करती है और आपके स्ट्रेस को रिलीज करती है, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करती है। यानी कि हमारे जो ट्रेडिशन में जो हमारा कल्चर था वो ज्यादा रिच था। पहले हमको बताया गया कि भी वो गलत है, फिर हमको गलत चीजें फिर से दी गई और ये कह के कि भी वो अनपढ़ता थी और ये साक्षरता है। जबकि वो जो चीजें थी ट्रेंड में एक जमाने में, वो आज कहीं न कहीं रिलेट हो पा रही हैं कि घी खतरनाक नहीं है। इवन मेरे को अभी पिछले 1 साल भर पहले चिकन पॉक्स हुए थे और चिकन पॉक्स हुए तो मैंने किसी से बात की, मेरे गुरुजी होते थे, उन्होंने कहा भाई तू 2 चम्मच गाय के घी की पी ले, 2-3 दिन पी ले सुबह शाम। मुझे लगा यार घी तो पिया नहीं जाएगा। जब मैंने गाय का घी पिया तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं मैं घी पी रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था पानी के जैसा है। कोई बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि बेचैनी हो सकती है, ऐसा नहीं। और आप विश्वास कीजिएगा 1 महीने के बाद मेरे फेस पे, मेरे स्किन पे कहीं कोई निशान नहीं था। यानी कि घी में, गाय के घी में इतनी एंटीबायोटिक चीजें थी कि चिकन पॉक्स के निशान, जबकि लोगों के चेहरे पे पके हुए दानों के 5-6 महीने तक निशान रहते हैं और जो दाने फूट जाते हैं उनके सालों तक रहते हैं, और मेरे 1 महीने के बाद कहीं स्किन पे कोई निशान नहीं था। तो यानी कि ये हमारे जो कल्चर में जो चीजें थी, जो हमारे संस्कारों में, परंपराओं में, हमारे रीति रिवाज, हमारा पर्यावरण, हमारी सोसाइटी, इनके प्रति हम सब की कुछ जिम्मेदारी है कि भी हम कुछ तत्वों को लेके आगे की पीढ़ी तक लेके जाएं और वो अपने जीवन को स्वस्थ और खुशनुमा जिले। ये अगर किया जा सकता है तो बहुत बेहतर है, और अगर आप गलत कर रहे हैं ना तो आप भुगतेंगे पक्का। अगर आप सोसाइटी के साथ गलत कर रहे हैं, आप पैसे कमाने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए अगर आप गलत चीजें सोसाइटी में डाल रहे हैं, लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, तो वो बैक संभलने के लायक नहीं रहेगा। ना आप संभल पाओगे और इवन आप सबसे पहले अपने परिवार को खोओगे, सबसे पहले आपकी खुद की सोसाइटी को पोल्यूटेड करोगे। दूसरे के ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो पता नहीं, लेकिन सबसे पहले आपके ऊपर इम्पैक्ट दिखेगा इन चीजों का। तो जो रीजनल सिनेमा में या बॉलीवुड सिनेमा में या कहीं पे भी कोई भी कहानी कह रहा है, आप कहानी वैसी कहिए ना कि भी हर आदमी की कहानी हो, पारिवारिक कहानी हो, हंसी खुशी की कहानी हो। लोग इस लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, इस स्ट्रेस को रिलीज कैसे किया जा सकता है, हंसी खुशी कैसे रहा जा सकता है, मिलजुल के कैसे रहा जा सकता है। मिलजुल के शांति से रहेंगे तो ही तो हम तरक्की करेंगे, तो ही तो हम एक सभ्य और सुदृढ़ समाज के निर्माण की अपेक्षा कर सकते हैं। और आप पैसे के लालच में, चंद पैसों के लालच में, मेरे गांव में एक कहावत मैंने सुनी है और शायद आपने भी सुनी हो कि किसी के पास कितने पैसे हों, एक बीमारी के पैसे पूरे नहीं है। आपने करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, घर में एक बीमारी घुसेगी और वो सब आपको लेके चली जाएगी। ठीक है, और वो कहां से आएगी? देखो वाइब्रेशन काम करती है। आप नेगेटिव वाइब्स सोसाइटी में और नेचर में क्रिएट करोगे तो वो आपके पास आएंगी, वापस रिवर्ट आएगा, पक्का आएगा। और आप पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करोगे, लोगों के लिए सकारात्मक कुछ काम करोगे तो वो आपको पे बैक करेगी। हमारे सीख के हमारे खुद की जिंदगी को बेहतर बनाना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। पे बैक टू सोसाइटी, आपने खुद को अच्छा बनाया, खुद की जिंदगी को अच्छा बनाया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस सोसाइटी ने आपको आइडेंटिटी दी है उस सोसाइटी को आप पे बैक करें, और इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, रखना भी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से जो अभी विदेशियों से सीख के हम अपने सिनेमा को बर्बाद कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने कुछ पैसों के लिए युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए और बॉलीवुड और रीजनल चैनल्स के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने युवाओं को बचाएं, क्योंकि जो युवा आज सीखेगा कल को वही वापस करने वाला है। आपने इस पूरे विषय पर बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे ऐसे विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद।